हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नो टेक क्लासेस में। तो चंडीगढ़ एएलएम की जो आंसर की है पूरा पेपर सॉल्यूशन है हम करने जा रहे हैं दोस्तों। चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन का जो एग्ज़ाम 9 अप्रैल को हुआ था, तो पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन और आंसर की के बारे में जल्दी जल्दी हम वीडियो बना देते हैं दोस्तों। और अपना सेफ स्कोर क्या है, कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल से पहली बार जुड़े तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के न्यूज़ और नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो हरियाणा लाइनमैन के लिए भी आपको यहाँ पर मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का उपलब्ध करवाया जा रहा है दोस्तों। और जो आज का एग्जाम हुआ है आपका, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर करवाए मिल पाएंगे दोस्तों। तो जिन साथियों ने वीडियो अगर पूरी देखी है तो प्लीज़ बताना कि जो हमने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से आपको कितने के आए हुए लगते हैं दोस्तों। और बिल्कुल प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं आंसर की के बारे में। यानी इलेक्ट्रिसिटी ओपी सर्किल चंडीगढ़ है, यानी असिस्टेंट लाइनमैन का जो एग्ज़ाम था 9 अप्रैल को। और आंसर की के बारे में हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चनों का अपने को मिलान करना है, अपने राइट आंसर जो इन्होंने बताए हैं, यानी आंसर की भी इन्होंने भी जारी कर दी है, इस पर हमें जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। तो एन आइडियल वोल्टेज से सोर्स शुड हैव, तो आदर्श वोल्टेज जो सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो उसका क्या होता है? तो उसका होता है जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। सी ऑप्शन है इसका रहने वाला है। पैसिव एलिमेंट यानी सर्किट इज वन विच, तो सर्किट में जो पैसिव निष्क्रिय तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिसीव एनर्जी, इन्होंने बताया कि ऊर्जा ग्रहण करते हैं। एक सर्किट के अंदर जो निष्क्रिय एलिमेंट लगे होते हैं वो क्या करते हैं? टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस से रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नाउ, यानी किसी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज की ध्रुवता नापेंगे, तो वो अगर जिस प्रकार जो प्रतिरोध है वो वोल्टेज ड्रॉप करवाता है उस ध्रुवता को नापेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो और किस कारण वो नापेंगे, तो किस कारण क्या है वो उसके अंदर से प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है बी, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर, यानी करंट की दिशा के अनुसार इसकी ध्रुवता वोल्टेज की होती है। और एक नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर देन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नो नॉन है, तो एक नेटवर्क जिसमें एक से अधिक क्या होता है वोल्टेज स्रोत होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो उसका राइट आंसर होगा एक्टिव नेटवर्क, डी ऑप्शन एक्टिव नेटवर्क। और इन डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क व्हेन रजिस्टर इज ओपन द पावर विल बी, तो डेल्टा कनेक्टेड जो नेटवर्क होता है, सर्किट होता है, उसमें एक प्रतिरोधक ओपन हो जाने पर सप्लाई की खपत है वो कितनी हो जाती है? रिड्यूस टू 1/3, यानी 1/3 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। और द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट होती है जो हमारे घरों में आती है, तो वो कौन सा मान होता है उसका? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आरएमएस वैल्यू। और अगला क्वेश्चन है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ एंड मीन वैल्यू इज सेम इन द केस ऑफ, तो किस अवस्था में आरएमएस वैल्यू और जो मीन वैल्यू होती है वो बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्क्वायर वेव। आयताकार जो वेव होती है इसमें इसका मान है वो दोनों का समान रहता है। और अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ फॉर्म फैक्टर, साइन वेव में फॉर्म फैक्टर का मान कितना दोस्तों? 1.11, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। और 9 नंबर क्वेश्चन है सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, तो उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घुमाकर पूछा है दोस्तों। तो सर्किट का कौन सा कंपोनेंट है दो चेंज ने विरोध करता है सर्किट में वोल्टेज परिवर्तनों का? तो उसका कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन यानी उनको कैपेसिटेंस से लिखा है दोस्तों, कोई बात नहीं। और वोल्टेज मान में परिवर्तनों का विरोध कैपेसिटेंस, और धारा मान में परिवर्तनों का विरोध कौन करता है? इंडक्टर या इंडक्टेंस करता है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने चंडीगढ़ एएलएम का एग्ज़ाम दिया है। तो अपना स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कट ऑफ का आपकी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, और किन क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगाना है आपको ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो पावर लॉस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन टेक प्लेस इन, तो पावर लॉस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन करवाते हैं? भाई रजिस्टेंस ही करवाते हैं, कैपेसिटर इंडक्टर नहीं करवाते। तो पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा क्या है हमारी जो निम्मी की बुक में बताया गया है कि पावर फैक्टर होता है जो फिलामेंट लैंप होता है उसका पावर फैक्टर इकाई होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने माना है स्लाइटली लेस देन यूनिटी, थोड़ा सा क्या इकाई से कम माना है। हालांकि इकाई पावर फैक्टर इसका होता है। और एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज टेकन एज, यानी रेजोनेंस सर्किट का पावर फैक्टर वो कितना होता है दोस्तों? यही इसका इकाई पावर फैक्टर होता है रेजोनेंस सर्किट का। ये ऑप्शन इसका सही होगा। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ साइनसोइडल साइन वेव दी गई है एक, तो इसका यानी साइन ओमेगा टी, तो एक थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा भाई। इसका राइट आंसर बता देते हैं, 1 नंबर ऑप्शन यानी IM और /√2, यानी इसका सही है एकदम ऑप्शन इनका। नॉर्मल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इन आवर कंट्री,
तो सेकेंडरी वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कई प्रकार की होती है, सॉरी ये ट्रांसमिशन की अलग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, और डिस्ट्रीब्यूशन की प्राइमरी सेकेंडरी अलग होती है। हरियाणा लाइनमैन में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर इन्होंने माना है 220 वोल्ट है, यानी जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि ए 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज ए साइनसोइडल करंट ऑफ 10 एम्पियर आरएमएस एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर। तो यहाँ पर इसकी जो एवरेज पावर होगी वो 0 वाट शक्ति खपत इसकी होगी दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने इसका राइट आंसर 0 वाट माना है। अगला अपना क्वेश्चन है, इन ए बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्शन सिस्टम में अगर दो फेज बिटवीन फेज वोल्टेज एंड देयर रिस्पेक्टिव लाइन वोल्टेज। तो बैलेंस्ड एक लोड है 3 फेज का स्टार कनेक्शन में, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस है वो वोल्टेज का कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। और वाट मीटर है वो इंस्ट्रूमेंट विच मेजर। थोड़ा सा क्या है दोस्तों, टाइम की कमी होने के कारण के जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, एक्सप्लेन थोड़ा सा कम करेंगे। अब हमको क्या है आंसर की भी बता दिए, अपना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ये हमें जानना है। तो वाट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, वाट मीटर क्या मापता है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा एवरेज पावर ही वो जो वाट मीटर वो मापता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। और द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर नीड टू मेजर पावर इन द 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड में हमें कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर 2, बी ऑप्शन। द यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई कितनी होती है दोस्तों, कौन सी होती है, तो वेबर। तो क्या, फ्लक्स की इकाई। और एमएमएफ इज एनालॉग्स, यानी एमएमएफ किसके समान होता है दोस्तों, ईएमएफ के समान होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट अब नॉर्मली किससे बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा एलॉय की। यहाँ पर इन्होंने माना है परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक, जो कि एक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। सॉरी, परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक वो कठोर लोहे के बनाए जाते हैं। और विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट रिक्वायर्ड लिस्ट एम वेबर। चुंबकीय सर्किट में इसका राइट आंसर इन्होंने माना है दोस्तों कोयल। क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं है कि क्या इन्होंने पूछा है। और द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप इज ए मेजर ऑफ, यानी एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। तो जो हिस्टैरिसीस लूप इस प्रकार जो बनता है, तो ये जो एरिया होता है ये क्या मापता है, इसका इन्होंने राइट आंसर बताया है दोस्तों एनर्जी लॉस पर साइकिल, यानी ये जो लॉस होता है इस प्रकार जो इसमें लूप होता है, ये लॉस बताता है कि इसमें कितना, यानी ये लूप जब बढ़ता जाता है तो इसमें क्या होता है, अवशिष्ट तो ज़्यादा बढ़ता जाता है और हानि उतनी बढ़ती जाती है। और अगला अपना क्वेश्चन है कि द कोर फ्लक्स इन द कोर डिपेंड अपन। तो कोर फ्लक्स में कोर डिपेंड करती है किस पर, तो यहाँ पर उन्होंने राइट आंसर माना है दोस्तों सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर कोर का फ्लक्स है वो निर्भर करता है। और द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। तो यहाँ पर ध्रुवता बताई गई है, सॉरी प्रॉपर्टी, पोलरिटी नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है अपोज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करने वाला कौन सा होता है, तो यानी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कौन करता है, तो रिलेक्टेंस है वो इसका विरोध करता है। अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाई। तो एसी धारा हम किससे मापते हैं दोस्तों, तो एमीटर से हम नापते हैं धारा को। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज, यानी इन द इंटरनल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध एमीटर का कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यानी 0 माना है, 0 माना है। लेकिन अगर यहाँ पर आइडियल शब्द लिखा होता, आदर्श की अवस्था होती, तो उस समय 0 प्रतिरोध होता है। लेकिन एमीटर का सिंपल सा यानी या आंसर इन्होंने 0 माना है, लेकिन 0 होता कि आदर्श की अवस्था होती उस समय। लेकिन यहाँ पर वेरी समाल हम कर सकते हैं, ये भी सही हो सकता है इसका, क्योंकि एमिट कुछ न किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होता है, और आदर्श की अवस्था होने पर इसका 0 होता है, लेकिन बहुत कम या वेरी स्मॉल इसका कह सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने इसका मानना है, तो ऑब्जेक्शन के तौर पर हम इसको लगा सकते हैं। क्रिम्पिंग एरर ऑक्योर इन। तो क्रिम्पिंग एरर है वो किस में होता है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है, तो राइट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, एनर्जी मीटर में। और द डायनोमीटर टाइप वाट मीटर कैन बी यूज टू मेजर, डायनोमीटर वाट मीटर से हम क्या नापते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एसी और डीसी पावर दोनों। और डंपिंग टॉर्क ऑफ प्रोवाइडेड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो डंपिंग टायर को इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में मतलब सूचक यंत्र इसमें कैसे उपलब्ध करवाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द, यानी एयर फ्रिक्शन हवा के माध्यम से और द्रव घर्षण के माध्यम से और एडी करंट धारा मंद प्रणाली से भी करवाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल मैक्सिमम, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी, कब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों जब बराबर होते हैं उस समय ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है अधिकतम होती है। अगला अपना क्वेश्चन है
कि द शॉर्ट सर्किट टेस्ट है परफॉर्म ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं, तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें करते हैं दोस्तों, और लो हानि ज्ञात करने के लिए हमें ओपन सर्किट टेस्ट है वो करते हैं। और ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन इक्वल टू जीरो, तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन है कैन हैव रेगुलेशन इक्वल टू जीरो, तो इसका इन्होंने माना है राइट आंसर ऑन फुल लोड, तो उसका रेगुलेशन क्या होता है, जीरो होता है फुल लोड के ऊपर। और ऑटो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, ऑटो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है कौन सी दोस्तों, इसका राइट आंसर है सिंगल वाइंडिंग, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंगल वाइंडिंग होती है उसमें एक, जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कार्य करती है। तो कोर ऑफ ए लार्ज ट्रांसफार्मर इज बिल्ट फॉर, यानी बड़े ट्रांसफार्मर की कोर अब इसकी बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन की यहाँ पर उन्होंने बताया है। ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू, यानी क्यों किया जाता है लेमिनेटेड, तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अन्य जो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लासें हरियाणा लाइनमैन के लिए और अन्य एग्जाम के लिए आपको प्रोवाइड जा रही हैं। और एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इम्पीडेंस है ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर इज, तो यानी आदर्श है यहाँ पर बताया गया, प्रॉपर आदर्श की अवस्था बताई गई है ट्रांसफार्मर की। और इम्पीडेंस यानी एक साइड से दूसरी साइड को कितना किस प्रकार करता है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन डायरेक्ट स्क्वायर रेशियो ऑफ टर्न, यानी टर्न जो कॉइल के जो टर्न होते हैं उसके आधार पर है वो एक साइड से दूसरी साइड की ओर है वो उस इम्पीडेंस का या वोल्टेज का प्रवाह करता है। और इफ़ द अप्लाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाई 50%, और वाइल इट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस टू 50%, यानी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज 50% बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी 50%, यानी ये आधी होगी फ्रीक्वेंसी, तो कोर फ्लक्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है एक नंबर ऑप्शन 3 टाइम्स, यानी 3 गुना। और द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए डीसी मशीन इज ए प्रोपोर्शनल टू, यानी तो इंड्यूस जो ईएमएफ होता है डीसी मशीन में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रह जाएगा डी ऑप्शन, बोथ फील्ड फ्लक्स और स्पीड दोनों के समानुपाती होता है। जो ईएमएफ होता है डीसी मशीन का किसके समानुपाती होता है, डी ऑप्शन। और सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन आर मेड अप, यानी कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इन्होंने माना है बी ऑप्शन, कॉपर के बने होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है एज द लोड इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी लोड बढ़ने पर शंट मोटर की गति क्या होती है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है डिक्रेज स्लाइड, थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। और विच मोटर, आपको जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है 12 अप्रैल तक का टाइम दिया है, तो जल्दी आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। अगर आपको पता लगे कि उसके कौन सा ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है, कमेंट में बताइएगा ज़रूरत है या नहीं इस चीज़ की। तो विच मोटर यूज टू ड्राइव कंटेंट स्पीड लोड, नियत गति पर चलने वाली मोटर यहाँ पर हमसे पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डीसी शंट मोटर है वो नियत गति पर घूमने वाली मोटर है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई, तो डीसी मोटर सीरीज मोटर की गति को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है इंटरचेंजिंग द फील्ड टर्न, इंटरचेंजिंग आइदर आर्मेचर और, यानी आर्मेचर और फील्ड दोनों में से एक के टर्न आपको बदलने होंगे, दोनों के सिरे साथ एक साथ नहीं चेंज कर सकते, एक के सिरे है ध्रुवता बदलनी होगी। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर की स्लिप है वो स्टार्टिंग के समय कितनी होती है, तो राइट आंसर है यहाँ पर 1, यानी इकाई या 100% इसको बोल सकते हैं दोस्तों, यानी स्टार्टिंग के समय यानी रुकी अवस्था में स्लिप का मान पूरा होता है इकाई 100% होता है। ए स्टार्ट द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी डिजाइन बाई, तो स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी डिजाइन फॉर, इंडक्शन मोटर डिजाइन की जाती है स्टेटर वाइंडिंग ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी डिजाइन फॉर, तो इसका राइट आंसर यानी उन्होंने माना है बी ऑप्शन एनी एवन नंबर ऑफ पोल, इंडक्शन मोटर वाइंडिंग के तौर पर कितने पोलों की हो सकती हैं, ये शायद इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया क्या पूछा है। और देयर इज नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिटवीन स्टेटर रोटर येट पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर थ्रो, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कोई भी स्टेटर रोटर के बीच में संबंध नहीं है, तो जो पावर ट्रांसफर होती है वो किस आधार पर होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लक्स के अनुसार है, इस आधार पर इसका होगा भाई।
दोनों जो रोटर और स्टेटर के बीच में चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव वो चुंबकीय फ्लक्स के अनुसार होगा, विद्युतीय फ्लक्स का, सॉरी। द रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज स्क्यूड बिकॉज, यानी रोटर जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर उसका रोटर स्क्यूज थोड़े से घुमाव टेढ़ी अवस्था में क्यों बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टू अवॉइड द मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द स्टेटर रोटर, यानी लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग से बचने के लिए क्या है, उसको थोड़ा सा स्क्यूड यानी टेढ़ा कर दिया जाता है। द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर विल बी हाई वहन, द पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का हाई कब होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मोटर इज रनिंग फुल लोड की अवस्था में अगर मोटर चल रही है तो उसमें इसका पावर फैक्टर अगर उच्च अवस्था में होगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड इन द लार्ज अल्टरनेटर इन इंडिया, तो भारत में जो अल्टरनेटर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, तो सिंपल सा क्वेश्चन, पूरे भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 450 हर्ट्ज की होती है। और अमेरिकी यूरोपीय देशों में कितनी होती है, और जलयान और वायुयानों की कितनी होती है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। द रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर इज यूजली एक्सप्रेस्ड एज, तो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है किस में होती है दोस्तों, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और सिंक्रोनस मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्ट, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर द हाफ साइकिल, क्योंकि घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण उसकी दिशा है वो आधे चक्कर के बाद वो घूम जाती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। और ए सिंक्रोनस मोटर वर्किंग ऑन लोडिंग पावर फैक्टर इज नो लोड इज नॉन एज, तो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रही है और नो लोड एट नो लोड पर कार्य कर रही है और लीडिंग पावर फैक्टर, तो उस अवस्था में इसको क्या कहेंगे, तो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे दोस्तों। यानी सिंक्रोनस मोटर को या जो सिंक्रोनस एक जनरेटर भी होता है, तो इनको क्या जब हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, तो उस अवस्था में इसको सिंक्रोनस मोटर न कह कर सिंक्रोनस कंडेंसर कहेंगे। और ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड टू ए फ्यू न्यू फिक्स्ड वैल्यू बाई, तो सिंक्रोनस मोटर की गति है वो किस प्रकार हम बदल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, बदल कर हमें सिंक्रोनस मोटर की गति को थोड़ा क्या है बदल सकते हैं, सी ऑप्शन। और व्हाट केवी रेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रांसफॉर्मर दैट मस्ट हैंडल मैक्सिमम करंट ऑफ 8 एम्पियर विद ए सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 2 केवी है, तो सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट आंसर 8 केवी है। और अर्थिंग अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड बी इंस्पेक्टेड एन इंटरवल ऑफ, तो अर्थिंग यहाँ पर जो रेजिडेंस एरिया है उसकी कितने दिनों के बाद में क्या बदलनी चाहिए, यहाँ पर देखनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, तो राइट आंसर इन्होंने माना है भारतीय विद्युत मानकों के अनुसार ये क्वेश्चन है 6 महीने, इसका राइट आंसर होगा। और मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ प्रतिरोध, यहाँ पर जो बड़ी पावर सप्लाई होती है वहाँ पर अर्थ स्टेशन, जो पावर स्टेशन होती है वहाँ पर अर्थिंग प्रतिरोध का मान हमसे अधिकतम कितना हो सकता है, ये हमसे पूछा है, और ये आपको वन लाइनर जो क्लास करवाई गई है उनमें करवाए गए क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 ओम, यानी आधा ओम में अधिकतम प्रतिरोध हो सकता है पावर स्टेशनों पर, बड़े पावर स्टेशनों पर। और हमारे घरों में कितना हो सकता है ये भी आप बताइएगा, और वायरिंग का कितना हो सकता है, अर्थिंग का कितना, अर्थिंग का एक प्रतिरोध कितना हो सकता है, सारे बताइएगा भाई। द लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड यूज फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन, तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होती है इसका साइज होता है कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर इसका होगा डायमीटर से कम है वो नहीं होना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है विच इफेक्टिव कॉज बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड, तो पासिंग इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड में किस आधार पर होता है अभी यहाँ पर इन्होंने बताया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केमिकल, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया कि विच इफेक्ट, हाँ अच्छा हाँ भाई, कि किसी द्रव के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो किस कारण होती है वो केमिकल, यानी जो हमारी बैटरी होती है सेल होती है उनमें से पूछा गया है, तो इनमें एक रासायनिक द्रव जो भरा होता है केमिकल, इस कारण क्या होती है लिक्विड में करंट प्रवाहित होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच, इन बैटरी चार्जर में जो स्विच लगा होता है फाइन सेलेक्टर स्विच, तो उसका कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर है इसका होगा दोस्तों सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग का मान निर्धारित करने के लिए। विच पार्ट ऑफ लॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस के दौरान जो इस इलेक्ट्रोसिस की जो प्रक्रिया होती है इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं, कौन सा जो एक सिरा होता है जो इलेक्ट्रॉन खोता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खोने वाला होता है एनोड। एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जिसकी अधिकता होती है वो कैथोड होता है, इस कारण क्या होता है इसका आवेश है ऋणात्मक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ऋणावेशित होता है। और व्हाट इज द
फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर हमसे पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर 1.4 यानी 1.11 से लेकर 1.4 के बीच होता है फ्यूजिंग फैक्टर इसका। रिवायरेबल फ्यूज का 1.4 इन्होंने माना है। और विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाई द एल सीरीज एमसीबी के द्वारा कौन से लोड हमें जोड़ते हैं एंड किन लोड की सुरक्षा करते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो गीजर से जो हीटिंग एलिमेंट जो लगे होते हैं उसमें उपकरण जो लगे होते हैं उनको एल सीरीज के एमसीबी के द्वारा हमें जोड़ते हैं भी। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर इन इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वाड, यानी यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ फोर यानी चार, यानी डबलर ट्रिपलर और चार को जैसे क्वाड्रेचर हम बोल सकते हैं। इस प्रकार जो कंडक्टर ग्रुप होते हैं चार के उनको क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं अभी। और विच इज द यूज फिल्टर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल इन सेलिंग? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्हाट इज यूज एज ए फिल्टर मटेरियल फिक्सिंग स्क्रू होल। तो उसमें हमें जब होल करते हैं तो उसमें एक जो मटेरियल फिल्टर के रूप में काम में लेते हैं उसका, उस पेच के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाइलॉन। यानी नाइलॉन की एक थोड़ी सी धागा होता है वो उसको हमें उसमें लपेट सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा मॉनिटर द अवशिष्ट धारा से बचाने के लिए, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट। तो ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्टिफिकेट यानी लीकेज धारा से अवशिष्ट धारा से बचने के लिए। कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ ईएलसीबी ट्रिपिंग करंट इज 30 मिलियन पर। तो यहाँ पर इन्होंने राइट आंसर माना है इसका बी ऑप्शन है 1666 ओम, यानी कैलकुलेट द अर्थ लूप इम्पीडेंस का मान हमसे पूछा ईएलसीबी का, उसकी ट्रिपिंग धारा 30 मिलियन पर बताई है, तो 1666 ओम। और विच वायरिंग इज सूटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन? तो अस्थायी वायरिंग के लिए कौन सी होती है? तो अस्थायी वायरिंग होती है क्लीट वायरिंग दोस्तों। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईसीसी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर? टेक्निकल हेल्पर राजस्थान में भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों सेम टू सेम, तो इसका राइट आंसर है अर्थ कंटिन्यूटी कनेक्टर फुल फॉर्म हमसे ईसीसी की पूछी है। और विच टाइप ऑफ लैंप होल्डर यूज्ड फॉर द लैंप अबव 300 वाट से अधिक के लिए कौन सा लैंप होल्डर काम में लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गोलियत स्क्रू होल्डर। गोलियत स्क्रू होल्डर पूरा नाम होता है गोलियत एडिशन स्क्रू होल्डर 300 वाट से अधिक के लिए। यहाँ पर डायग्राम दिया गया, व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम का कौन सा प्रकार है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वायरिंग डायग्राम, यानी वायरिंग डायग्राम हमसे बताया गया है। और बहुत अलग अलग प्रकार के डायग्राम होते हैं। व्हाट इज द एडवांस ऑफ स्क्रिम्पिंग का जो फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवॉइड लूज कनेक्शन। तो व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन में, जो मतलब उस अवस्था में मेगर क्या मान दर्शाएगा? डेड शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट वायरिंग है उस समय। तो शॉर्ट की अवस्था में आपको पता है दोस्तों शॉर्ट की अवस्था में धारा होती है अनंत और प्रतिरोध होता है जीरो, तो जीरो मेगा ओम है वो दर्शाएगा जो शॉर्ट की अवस्था में मेगर शॉर्ट सर्किट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफार्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में? लीक ट्रांसफार्मर जो होता है लीकेज ट्रांसफर, उसका कार्य क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, हाई वोल्टेज को जनरेट करना कुछ समय के लिए। तो विच टर्म्स रेफर टू फ्लो ऑफ द लाइट इनटू द प्लेन सरफेस? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन इल्यूमिनेंस प्रदीप्ति की यहाँ पर परिभाषा में दी गई है कि विच टर्म्स रेफर द फ्लो ऑफ लाइट। तो प्रकाश का जो प्रवाह होता है प्लेन सरफेस पर सतह पर है, तो उसको क्या बोलते हैं? हमें प्रदीप्ति इल्यूमिनेंस हम उसको बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर? तो कौन सी जो लाइट होती है वो चकाचौंध से वो मुक्त होती है? तो राइट आंसर इसका सेमी इनडायरेक्ट, यानी आधी लाइट उस पर जो 50% लाइट है वो टारगेट पर पड़ती है तो उसको अवस्था में उसकी चमक है वो तेज नहीं होती। विच डिवाइस प्रोवाइड इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज चोक इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में? तो कौन सी ट्यूब होती है वो? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लीक ट्रांसफार्मर, यानी जो लीक ट्रांसफार्मर होता है वो इग्निशन प्रोवाइड इग्निशन वोल्टेज, वो वोल्टेज प्रदान करता है सोडियम हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में चोक की तरह एक्ट एज ए चोक। तो कौन है और कार्य करता है वो एक वोल्टेज प्रदान करने का और चोक की तरह कार्य करता है, तो वो होता है लीक ट्रांसफार्मर। पहले इसमें क्वेश्चन था वो सेम है बस। और विच मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन कंट्रोल स्प्रिंग बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर है फॉस्फर ब्रोंज का। और सोर्स ऑफ मेजरिंग एरर कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड?
तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फ्लुएंस एरर यानी वातावरणीय त्रुटि इसको बोलेंगे कि मापक यंत्रों में अलग अलग तरह की पर्यावरणीय होती है, मानवीय होती है और कई डिवाइस की होती है। अलग अलग एक क्लासें आपको करवाएंगे, सारी एक साथ करवा दी जाएगी, पहले भी करवाई गई है। सोर्स मापक यंत्रों में एरर बताया गया है वातावरणीय प्रभाव से जब मापते हैं तो इन्फ्लुएंस एरर इसमें आती है, इसको बोलेंगे। तो टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स है न्यूट्रल कनेक्शन। तो टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद न्यूट्रल कनेक्शन के ज़्यादा जो एनर्जी मीटर काम में लेते हैं तो उसके कनेक्शन, इसमें कितने सिरे होते हैं, कितने कनेक्शन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट वाला होता है, उसमें क्या होता है न्यूट्रल हम काम में लेते हैं। एक फेज का, एक न्यूट्रल का, दो सिरे होते हैं। न्यूट्रल इसी में काम में लेंगे जहाँ सिंगल फेज हो। और पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लोडिंग इफेक्ट, लोड प्रभाव ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लो सेंसिटिविटी, बहुत ही कम सुगराई होता है मापक यंत्र जो, यानी इसका जो लो सेंसिटिविटी होती है वो जिम्मेदार होती है फॉर लोडिंग प्रभाव के कारण। लोडिंग प्रभाव जब इसमें आता है कम मान के मीटर में, जब अधिक मान की कोई धारा या मान मापते हैं तो वो लोड प्रभाव इसमें आता है। तो उसकी कम एक संवेदनशीलता होती है, इस कारण लो सेंसिटिव के कारण वो प्रभाव पैदा होता है। तो नेम ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, तो एब्सोल्यूट मापक यंत्र यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, राइट आंसर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है वो एब्सोल्यूट मापक यंत्र की श्रेणी में आता है। विच फोर्स प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ पॉइंटर इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा बल वो कार्य करता है पॉइंटर को गति करवाने के लिए, तो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और विक्षेपक टॉर्क है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू मेजर 10 मिली एम्पीयर विद 1 मिली एम्पीयर मीटर, तो वैल्यू ऑफ शंट प्रतिरोध की मान की, शंट प्रतिरोध की गणना करनी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 3 ओम। तो टाइप ऑफ ए सिंगल फेज मोटर यूज इन फूड मिक्सर में कौन सी यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्तों। और विच इज फंक्शन ऑफ ए स्टीरियर मोटर, स्टीरियर मोटर होती है, कई बार सुना होगा दोस्तों, निमिक बुक में बताया गया है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरियर मोटर इन ए माइक्रोवेव ओवन में स्टीरियर मोटर का कार्य क्या होता है, तो राइट आंसर होगा रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट के एनर्जी, इसका डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं है दोस्तों, राइट आंसर सीधा होगा इसका इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इन्होंने बताया है, प्रत्यास्थान है। और मेटल यूज फॉर मेकिंग ए कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा मशीनरी पार्ट बनाने के लिए कौन सा हमें मेटल काम में लेते हैं, तो ग्रे कास्ट आयरन का काम में लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर की तरह कौन सा कार्य करता है, तो माइका या अभ्रक, यानी माइका को अभ्रक बोलते हैं, जो एक अचालक की तरह कार्य करता है। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ए स्विच, स्विच बनाने के लिए कौन सा हमें बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अचालक होता है बेकेलाइट, जो स्विच बनाने के लिए, होल्डर बनाने के लिए काम में लेते हैं। यूनिटी फॉर वेलोसिटी, तो वेग की इकाई हमसे पूछी है, तो वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड वेग मापते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट इज कॉल्ड, अनुपात पावर आउटपुट और इनपुट का अनुपात यानी शक्ति का अनुपात हमसे पूछा है, तो दक्षता होती है दोस्तों, एफिशिएंसी दक्षता होती है आउटपुट और, यानी आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या होता है, किसी चीज़ की दक्षता होती है। और हाउ मैनी न्यूटन आर देयर इन वन, एक किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 9.81 न्यूटन होते हैं 1 kg मीटर में, सॉरी 1 किलोग्राम में। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट, उष्मा मापने के लिए हमें पायरोमीटर का काम में लेते हैं दोस्तों, सूर्य आदि की जो उष्मा मापते हैं पायरोमीटर के द्वारा। सॉरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट इज, तो कैलोरीमीटर भी होगा दोस्तों, यहाँ पर पायरोमीटर नहीं है, पायरोमीटर है टेम्परेचर नापने के लिए होता है, सॉरी, और यहाँ पर हीट उष्मा मापने के लिए कैलोरीमीटर होता है। और फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हो द डायमीटर इज 50 सेमी, तो यहाँ पर एरिया क्षेत्रफल हमसे पूछा है, और व्यास दिया गया है 50 सेमी, तो राइट आंसर इन्होंने माना है 1962 पॉइंट है, सी ऑप्शन 1962.5 है सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ टर्म्ड एज, तो राइट आंसर इसका होगा यंग मॉड्यूल्स, ऐसे क्वेश्चन पहली बार मैंने देखा है दोस्तों। रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन टर्म्स एज है, तो सी ऑप्शन इन्होंने सही माना है। अगला अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ मेटल
पीस वहन हीटेड 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जब कोई धातु गर्म हो जाता है तो उसका रंग है वो कौन सा हो जाता है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ब्राउन, भूरा। व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एरिया और ऑफ कंडक्टर अंडरग्राउंड केबल फॉर 3.5 कोर? 3.5 कोर की केबल है, तो मिनिमम जो एरिया होता है चालक का कितना होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा 50 mm² का जो एक चालक होगा दोस्तों अंडरग्राउंड केबल के लिए। और द लॉ दैट स्टेट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, तो राइट आंसर इसका होगा हुक्स लॉ, इसको बोलेंगे कि द लॉ कौन सा नियम है वो? स्टेट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हुक लॉ इसको बोलेंगे भाई। और वारियस टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आर, तो उसमें उपचार की कुछ एक प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें हमसे क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज पूछा है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन, एनिलिंग होगी, उसके बाद में नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग होगी, उसके बाद में टेम्परिंग होगी उसमें धातु की, तो उसमें उपचार की एक विधि है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर वो रहने वाला है सी ऑप्शन, नाइट राइडिंग यहाँ पर होगा। विच इज ए काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, यानी सतह की कठोरता करने के लिए हमें प्रक्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? किसी धातु की सरफेस सतह को कठोर करते हैं, कठोर बनाते हैं, तो उसको हमें नाइट राइडिंग करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन हमने क्लियर किए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती या भूल चूक हुई है तो प्लीज़ बताइएगा हमें, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और कौन से आपको ऑब्जेक्शन लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।